नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितु। दोस्तों, अभी तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 3 क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी चौथी क्लास है। और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है आपका द्वैध शासन और मैसूर विजय। अभी तक की क्लासेस में फ्रेंड्स हमने क्या बोलते हैं, बक्सर का, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जो 2 महत्वपूर्ण इलाहाबाद की संधियां हुई थी उन सब की विस्तार से चर्चा की थी। तो आज हम उसके बाद की कहानी को समझते हैं। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो मेनली है द्वैध शासन और मैसूर विजय, यानी कि जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उन सब की एक एक कर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन्हें भी देख लेंगे, ताकि प्री एग्ज़ाम में आपसे कहीं से भी कोई सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अब देर न करते हुए हम अपने टॉपिक, तो बंगाल में द्वैध शासन की बात करनी है। उससे पहले हमारी जो पिछली क्लास है उस पर थोड़ी देर हम चर्चा करते हैं। हमने देखा था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध हुई और बक्सर युद्ध की घटना के बाद पुनः जो है क्या बोलते हैं, क्लाइव जो है उसका भारत में आगमन होता है और वो फिर से जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है। क्योंकि जो 1764 की घटना यानी बक्सर युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो वारलेस था, तो अब जो पुनः बना वो फिर से क्लाइव बना और क्लाइव के समय ही 2 महत्वपूर्ण संधियां हुई, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात, यानी ये घटना कब की थी, तो ये घटना आपकी है अक्टूबर 1764 की। इसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव जो है फिर से बंगाल में आता है, बंगाल का गवर्नर 65 में इसे नियुक्त किया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में जो है द्वैध शासन की शुरुआत करता है। हुआ था क्या कि फरवरी 1765 में जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु पश्चात उसके बेटे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। लेकिन अंग्रेज कुछ शर्तों के साथ उसे बंगाल का नवाब घोषित करते हैं। वो कहते हैं कि बंगाल में अब जो नायब दीवान या निजाम रहेगा वो कंपनी द्वारा तय किया जाएगा, न कि बंगाल का नवाब तय करेगा। तो 1665 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोहम्मद रजा खां को बंगाल का और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान, नायब दीवान या नायब जो कहते हैं निजाम घोषित करता है। तो उस समय अब तक ये हम कह सकते हैं कि जो बंगाल में नवाब का पद था अब स्वतंत्र रूप से नहीं था, यानी कि भले ही वो नवाब तो था पर वो किसके इशारों पर काम कर रहा था, तो अब वो काम करता था कंपनी के इशारों पे। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करता है। लेकिन अगर आपसे प्री में कई बार पूछा भी गया है या आगे पूछा जाए कि द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, अगर सवाल ये पूछे कि द्वैध शासन का जनक पूछा जाए आपसे, तो लियोनेल कर्टिस को याद रखिएगा। जो लियोनेल कर्टिस था ये जो था द्वैध शासन का जनक था। लेकिन बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की, तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, या बंगाल के द्वैध शासन का जनक पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। अब इसमें था क्या, तो दीवानी यानी कि जो राजस्व के मामले थे और निजामत यानी कि जो पुलिस एवं न्यायिक कार्य थे, ये दोनों अब कंपनी के नियंत्रण में आ गया। जबकि आंतरिक जो भी शांति व्यवस्था थी, फौजदारी व्यवस्था जो थी और जो भी उसके अलावा जितने भी
क्या बोलते हैं, प्रशासनिक कार्य थे, वो सब किसके हाथ में थे, नवाब के हाथों में। तो अब मेन यहाँ देखिए क्या हुआ, राजस्व कोई और वसूल रहा है और प्रशासनिक जो है कोई और संभाल रहा है, यानी अधिकार किसी और के हाथ में चला गया और उत्तरदायित्व जो है किसी और के पास रह गया। तो इसे द्वैध शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासनिक जो दायित्व था वो बंगाल के नवाब के पास रह गया, लेकिन राजस्व के जो भी वसूली का दायित्व था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो ये क्या करती थी, मनमानी करने लगी। इसका उद्देश्य हो गया ज़्यादा से ज़्यादा धन की उगाही करना। इससे क्या हुआ है, वहाँ के जो जमींदार थे किसानों पे बहुत ज़्यादा कर आरोपित करने लगे। यहाँ के जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, वहाँ की जो आम जनता थी या फिर वहाँ के जो नागरिक थे उनके साथ जो है बुरे व्यवहार बर्ताव करने लगे। तो ये सब होने लगा। अब इसी व्यवस्था में क्या हुआ, अधिकार किसी और के पास हो गया और उत्तरदायित्व जो है किसी और के हाथों में चला गया। तो इसीलिए इस घटना को हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं, यानी कि राजस्व का जो है कार्यभार किसी और के हाथ में और प्रशासन जो है किसी और के हाथों में है। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार, अब क्योंकि भले ही दीवान कोई भी हो पर नियुक्त कौन करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस समय बंगाल का गवर्नर था कौन, तो क्लाइव था। 1765 से 67 तक जब दोबारा रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बना था, तो याद रखिएगा 1765 से लेकर 67 तक ये जो है बंगाल का गवर्नर रहा था दूसरी बार। इससे पहले ये 57 से 60 तक रहा था और 60 से 64 तक बारलेस्ट रहा था। तो ये मोहम्मद रजा खां को बंगाल का और बिहार के में राजा सिताब राय को नियुक्त करता है। बंगाल में किसे, मोहम्मद रजा खां को, और उड़ीसा के लिए जो दीवान नियुक्त किया गया था वो थे राय दुर्लभ, जो कि पहले बंगाल के दीवान थे। नाम के 2 भारतीय अधिकारियों को ये काम सौंप देता है और जो दीवानी कार्यालय है बंगाल के एक मुर्शिदाबाद में और एक पटना यानी बिहार के पटना में स्थापित कर दी जाती है। तत्पश्चात क्या होता है, जब ये सारी घटनाएं हो जाती है, स्थितियां खराब होने लगती है, क्योंकि जैसे ही कंपनी अपनी मनमानी करने लगता है, बहुत सारे धनों की उगाही, बहुत सारे कर लगाने लगता है, तो उसका प्रभाव फिर बंगाल पर क्या पड़ता है ये देखते हैं। तो द्वैध शासन का प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रशासनिक और आर्थिक जो संरचना है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। प्रशासन में जो भी है, क्योंकि आर्थिक जो है राजस्व कोई और वसूल रहा था, प्रशासन का कार्य किसी और के हाथों में, तो ये दोनों के बीच मेल न होने से स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जाती हैं। और ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रह के कारण जो कृषक थे वहां के किसान लोग, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन जो है दयनीय और गिरती जाती है। और उनके साथ जो है अमानवीय शोषण भी, क्योंकि जमींदार भी जो थे मनमानी करने लगे। सरकार तो जमींदारों को दे देता था यह अधिकार कि आप वसूल करो। अब वो क्या करते थे, जमींदार अपनी मनमानी करते थे। मान लो कि 20% लिए तो वो 10% अंग्रेज को देते थे, 10% अपने पास रख लेते थे। तो ऐसे में दिन प्रतिदिन वहाँ के जो कृषक थे उनकी स्थिति गिरने लगी। और इसी बीच एक घटना क्या होती है कि 1770 में बंगाल में जो है अकाल आता है। अब अकाल में क्या होता है, ऐसे ही अकाल हो, कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा हो, सूखा, बाढ़, जो भी भूस्खलन, तो उसमें जान माल की बहुत क्षति होती है। तो बंगाल में जब 1770 में अकाल होता है तो उस समय बहुत सारे जान माल की क्षति होती है। बहुत सारे वहाँ की जो आम जनता है वहाँ गरीबी बढ़ने लगती है, जनसाधारण त्राही त्राही हो जाते हैं, खाने पीने की दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसी समय होती है। क्योंकि अगर एक तरह से कहा जाए तो जो क्या बोलते हैं द्वैध शासन है ये सफल नहीं हो पाता है, जो लागू किया गया था ये सफल नहीं होता है और दिन प्रतिदिन स्थितियां और भी जो है कानून व्यवस्था जो है खराब होती जाती हैं। कंपनी के अधिकारियों के बढ़ते अत्याचार से क्या होता है कि बंगाल के उद्योग धंधों पर भी नजर आने लगता है। जो यहाँ के उद्योग धंधे थे उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दिन खराब होती जाती है। व्यापार में जो आंतरिक व्यापार था वो भी दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है, क्योंकि इनका तो अंग्रेज जो चाहते थे बहुत सारी चीज़ें जो है यूरोप की तरफ भेजना, तो यहाँ आंतरिक व्यापार, भारतीय जो व्यापारी थे
उनका विघटन होने लगा, कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगे, जितने भी छोटे उद्योग थे वो बंद होने लगे, जितने भी बुनकर थे, शिल्पी थे, ये अपने इनको काम ही नहीं मिलता था तो ये किसी और व्यवसाय में जाने लगे, क्योंकि इनके पास खुद का कार्य रहा नहीं, कुटीर उद्योग बंद होने लगे। तो जितने भी छोटे लोग काम करते थे, बुनकर, शिल्पी वगैरह, वो किसी और कार्य में जाने लगे और बेरोजगारी पूरी तरह क्या है, बढ़ने लगी। इस क्षेत्र में अराजकता का माहौल बना, क्योंकि जब क्या होता है कि वहाँ का जो शासक है वो जनता के बारे में नहीं सोचता तो अव्यवस्था फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी, अराजकता का माहौल होने लगता है और कानून व्यवस्था लगभग जो है ठप सी हो जाती है, क्योंकि कोई कानून व्यवस्था का अर्थ ही नहीं रह जाता है। नवाब कुछ और, ब्रिटिश उसके मनमानी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर पूरी तरह से कहा जाए तो ये व्यवस्था जो है बंगाल में असफल रहती है और वहाँ की स्थिति को बहुत ज़्यादा जो है बदतर कर देती है बंगाल की। अब इसका अंत कैसे होता है देखते हैं, द्वैत शासन का अंत कैसे होता है। तो जब क्लाइव चला जाता है उसके बाद भी कम समय के लिए कुछ जो है गवर्नर बनते हैं, जिसमें कर्टियर है और एक बेरलास्ट या कुछ करके नाम गवर्नर का था। ये लोग जो है शासक मतलब कुछ समय के लिए बंगाल का गवर्नर बनते हैं। फिर क्या होता है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। क्लाई द्वारा स्थापित द्वैध शासन को वर्ष 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि वो तो 67 तक ही था, तो उस बीच में भी तो बंगाल के गवर्नर रहे होंगे, तो कर्टियर और एक दो छोटे कम टाइम पीरियड के लिए वहाँ गवर्नर रहे थे। फिर आता है वारेन हेस्टिंग्स और ये बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। इसके पश्चात क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जहाँ की नायब दीवान या सिर्फ नायब निजाम कह सकते हैं थे, उन्हें हटाकर क्या करता है, कौन कौन थे, जैसे बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ, इन्हें पद से हटा देता है और पद से हटाकर क्या करता है, शासन का संपूर्ण दायित्व जो है अपने हाथों में ले लेता है। कौन ले लेता है, यानी जो वर्तमान गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। इसके पश्चात वो क्या करता है, जो मुर्शिदाबाद और पटना में कार्यालय बनाए गए थे उसे भी हटा देता है और कलकत्ता में एक जो है परिषद बना देता है, सबके लिए एक ही जगह पर कलकत्ता में बन जाता है और मुर्शिदाबाद और पटना के कार्यालय को वो बंद करवा देता है। तो वहीं वो मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर देता है और कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की, किसकी, रेवेन्यू काउंसिल की जो है स्थापना कर देता है वारेन हेस्टिंग्स। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर पद को हटाकर बंगाल में गवर्नर जनरल का पद ला दिया जाता है। क्या किया जाता है, पहले जो गवर्नर था उस पद को समाप्त करके अब बंगाल में क्या होगा, गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रह गया क्योंकि यही अंतिम था, 1772 में बना था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है और वारेन हेस्टिंग्स हो जो है पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और याद रखिएगा ये बंगाल का अंतिम जो है गवर्नर भी रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ तक हमने अभी तक जो कहानी देखी बंगाल के बारे में ही देखी। बंगाल में भी आप सभी, हमने अपनी पिछली क्लासेस में चर्चा भी की थी कि उस समय बंगाल के अतिरिक्त अवध, कर्नाटक, मैसूर हुआ, हैदराबाद, बहुत जगह जो है स्वतंत्र राज्य की नींव पड़ती है। तो अभी तक जो कहानी हम समझ रहे थे दोस्तों, वो समझ रहे थे बंगाल से संबंधित, लेकिन अब जो कहानी हमारी शुरू हो रही है वो मैसूर से, यानी दक्षिण भारत की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं मैसूर विजय और इसके अंतर्गत जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उन सब की एक एक कर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो होता क्या है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के मध्य, जिसमें
दक्कन के जो सुल्तान थे उनकी जीत हुई थी। यानी विजयनगर साम्राज्य में जो हिंदू शासक था आलिया राजराय, उसकी हार होती है और दक्कन के सुल्तानों की जीत होती है। तो इस युद्ध के पश्चात क्या होता है कि मैसूर पर वाडेयार वंश के शासन ने एक राज्य के स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर जाता है। यानी कि जहां पर पहले विजयनगर साम्राज्य में हिंदुओं का राज्य था वो अब समाप्त होता है और यहाँ पर जो है मैसूर में किसका आ जाता है, वाडेयार वंश के शासक द्वारा जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये उभर जाता है। लेकिन अभी तक ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ नींव नहीं पड़ी है, बस ये राज्य के रूप में उभरा है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि मैसूर के स्वतंत्र राज्य की जो नींव रखता है वो हैदर अली द्वारा रखा गया है। तो ये एक राज्य के रूप में उभरता है और यहाँ का वास्तविक जो शक्ति है, दो भाई थे नंदराज और क्या नाम था, देवराज। एक जो था सेनापति था देवराज और एक राजस्व मंत्री था नंदराज। इनके हाथों में जो है इस वंश का कार्यभार, मतलब ये जो राज्य है उसका कार्यभार जाता है। और उस समय हैदर अली जो है एक सिपाही सिर्फ नियुक्त था। जो हैदर अली है, याद रखिएगा, इस समय हैदर अली एक सिपाही के रूप में कार्य करता है। अभी मात्र ये एक सिपाही ही हैं, जहाँ की ये जो है देवराज और नंदराज दो भाई हैं अपने, और इन्हीं के हाथ में जो है मैसूर का जो है वास्तविक शक्ति जो है मैसूर की वहीं पर है। अब क्या होता है, 1755 में नंदराज ने हैदर को डिंडगुल का फौजदार नियुक्त कर देता है। क्या कर देता है, यानी कि वहां का फौजदार का जो पद है डिंडगुल का वो इसे दे देता है। अब हैदर अली क्या करता है, वहां पर जब ये डिंडगुल का फौजदार नियुक्त होता है तो वहां फ्रांसीसियों की सहायता से यह एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कर लेता है। शस्त्रागार आप सभी समझते होंगे, जो आधुनिक यानी हथियार बनाने का होता है उसे हम शस्त्र क्या होते हैं, हथियार। तो उसी शस्त्रागार का निर्माण कर लेता है। और उसके पश्चात ये क्या करता है, 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक अब कौन बन जाता है, हैदर अली, जो कि नंदराज और देवराज के हाथों में था, अब किसके हाथ में आ जाता है, हैदर अली के हाथ में। और हैदर अली 1767 में, ये 76 नहीं होगा बल्कि 67 होना है, 1767 में वह स्वयं को राजा घोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, स्वयं को राजा घोषित कर देता है। और हैदराबाद में अगर आपसे सवाल प्री में पूछा जाए कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखा था, तो याद रखिएगा वो कौन था, हैदर अली। तो यहां तक की घटनाएं हमने देखी। अब होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये कब से कब तक होता है, तो 1767 से 69 के बीच जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यानी अंग्रेजों और जो मैसूर का शासक है उनके बीच युद्ध होता है। इस युद्ध का कारण क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। तो होता क्या है कि अंग्रेज जो है, निजाम जो उस समय के थे और मराठाओं से एक संधि करता है। निजाम के साथ अंग्रेज संधि करता है कि तुम मतलब मुझे क्या है, उत्तरी सरकार, जो कि अभी का वर्तमान में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र जिनके अंतर्गत आते हैं, उत्तरी सरकार का कुछ हिस्सा हमें दे दो और हम हैदर अली से, यानी जो मैसूर का उस समय शासक था हैदर अली, उससे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की ही आक्रामक नीति का यह परिणाम था। इन्होंने ही जो कुछ शुरू किया इस युद्ध को, और इन्होंने 1766 ईस्वी में हैदराबाद के जो निजाम थे के साथ संधि की। हैदराबाद के निजाम की जो यानी कि उसकी स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी थी, निजाम उल मुल्क ने। तो उसके साथ एक संधि करते हैं और अंग्रेजों को उत्तरी सरकार, यानी उत्तरी सरकार के अंतर्गत कहा जाए तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो है कुछ क्षेत्र आता है, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का क्षेत्र देने के लिए बोलते हैं। और उसके बदले में ये क्या कहते हैं कि मैं जो मैसूर का राजा है उससे तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन हैदराबाद का जो
शासक है उस समय इसके 1766 में जो है मराठों के साथ कुछ जो है क्या बोलते हैं युद्ध चल रहे थे, यानी मराठों के बीच और हैदर अली के बीच 1766 में जो है कुछ युद्ध चल रहे थे। तो हैदर अली फिर क्या करता है, जो उस समय का पेशवा था उसके साथ एक संधि कर लेता है और कुछ चौथ के रूप में देना स्वीकार करता है। मराठा में आपने चौथ और सरदेसी के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें चौथ था आपके आय का जो भी है चौथा भाग होता था, और सरदेसी जो होता था 1/10 भाग जो मराठों से सुरक्षा के लिए दिया जाता था। तो ये चौथ को देता है, और लेकिन जैसे ही उस पेशवा की मृत्यु होती है उसके बाद ये जो है यानी कि हैदर अली अपने क्षेत्र को वापस कर लेता है। अब क्या होता है, हैदर अली चालाकी करता है कि मराठों और महफूज खां की सहायता से ये निजाम के साथ संधि कर लेता है। जिस निजाम ने पहले संधि अंग्रेजों के साथ की थी, अब ये क्या करता है, चालाकी से हैदर अली मराठों और निजाम के साथ संधि कर लेता है। और इस संधि के बाद ये क्या करता है, अंग्रेजों ने जब हैदर अली और निजाम पर आक्रमण किया, क्योंकि जब अंग्रेजों को इस बात की जानकारी मिलती है कि जो निजाम है हैदर अली की तरफ चला गया, तो उसे लगता है कि हैदर अली यानी कि निजाम ने उसके साथ विश्वासघात किया, तो इसका बदला लेने के लिए वो जो है उन पर आक्रमण करता है। और इस आक्रमण में वो संगम दक्षिण भारत का और तिरुवन्नमलई नामक स्थानों पर इन्हें पराजित कर देता है। यानी जीत किसकी हो जाती है, पहले तो जीत अंग्रेजों की ही होती है इस युद्ध में। फिर क्या होता है, हैदर अली पुनः मंगलोर में, अब यहाँ एक देखिए क्या होता है, जब निजाम को पता चलता है, निजाम देखता है कि मैं तो युद्ध में हार गया, अंग्रेज जीत गए, तो ये चालाकी करता है। निजाम क्या करता है, निजाम 1768 में पुनः जो है अंग्रेजों से संधि कर लेता है। देखिए इसकी चालाकी क्या करता है, पहले तो हैदर अली की तरफ है, लेकिन फिर पुनः अंग्रेजों से संधि कर लेता है, क्योंकि इसे लगता है कि अंग्रेजों की ही लास्टली जीत हुई, तो ये उधर चला जाता है। वैसे भी इसीलिए हम कहते हैं युद्ध और क्या बोलते हैं प्रेम में सब कुछ जायज होता है, क्योंकि युद्ध में कब कौन किसके तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी को नहीं पता। तो उसके बाद फिर से दोनों के बीच वापस लड़ाई होती है, और हैदर अली मंगलोर में जो है अंग्रेजों को हरा देता है। किसे हरा देता है, अंग्रेजों को। और अंग्रेज जो है मद्रास की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि मद्रास में उनका जो किला था, तो अंग्रेज वापस मद्रास लौट जाते हैं। और उसी के बाद क्या होता है कि अप्रैल 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ कुछ शर्तों के साथ मद्रास की संधि की। तो आपसे कई बार मतलब आपसे पूछा जा सकता है प्री एग्जाम में, या कई बार पूछा भी गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखिएगा मद्रास की संधि हुई थी। तो कुछ शर्तों के साथ जो संधि होती है, तो उसमें शर्तें क्या थी, पहली थी कि जो एक दूसरे का क्षेत्र इन लोगों ने जीता है उसे वापस कर दें, और दूसरी बात ये थी कि ये दोनों कभी युद्ध का माहौल होगा तो मदद करेंगे, यानी कि कोई हैदर अली पर अगर आक्रमण करता है तो अंग्रेज इसके मदद करेंगे, और अगर कोई अंग्रेजों पर आक्रमण करता है तो हैदर अली उनकी मदद करेगा। तो ये दो शर्तें मेनली थी। शर्तों में क्या था, एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए, क्षेत्र जो है वापस, और दूसरा था युद्ध में मदद, युद्ध में मदद, यानी कि एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। और इस जीत को जब हैदर अली की जीत होती है 1768 में, तो इस जीत को कहा जाता है कि दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। अभी तक दक्कन में किसी ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था, हैदर अली जो था पहला ऐसा शासक था। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा की। इसमें एक तो 2-3 सवाल प्री में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1667 आ जा रहा है, 1767 से 69 के बीच। और एक संधि पूछे तो मद्रास की संधि,
इसके अलावा कारणों की हमने चर्चा कर ली है, तो अगर स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से अब कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच जो हुआ। इसमें क्या होता है, वर्ष 1700 कहीं कहीं लिखा होता है 1770 से 71 के बीच, याद रखिएगा वर्ष 1770 से 71 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, यानी कि मराठों ने हैदर अली पे आक्रमण किया और अंग्रेज इसका साथ नहीं दिए। तो ये क्या था, संधि का उल्लंघन था, क्योंकि जो मद्रास की संधि हुई थी इसमें इस बात को रखा गया था कि अगर कोई किसी के मतलब किसी से युद्ध होता है तो दूसरा जो पार्टी है उनकी मदद करेगा, पर अंग्रेज वहां मदद करने नहीं आते हैं। तो ये बात हैदर अली को काफी विश्वासघात जैसा लगता है। फिर क्या होता है कि मराठा और निजाम जो थे, हैदराबाद का निजाम और मराठा, ये बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ भी जो है युद्ध लड़ रहे थे। तो अब हैदर अली को अच्छा मौका मिल गया, तो ये हैदर अली जो है अपना बदला लेने के लिए क्या करता है कि अंग्रेजों के साथ जाकर अंग्रेजों का बदला लेने के लिए इन दोनों के साथ ये तीनों एक त्रिगुट संधि, यानी तीनों मिलकर एक संधि कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हैदर अली ने अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए या फिर अपना बदला लेने के लिए मराठा एवं निजाम के साथ त्रिगुट की संधि कर लेता है, यानी कि हैदर अली, हैदराबाद का निजाम और मराठा तीनों एक तरफ हो जाते हैं। अब क्या होता है 1780 में, इससे पहले एक घटना और याद रखिएगा, 1773 में क्या होता है, जो माहे है वो फ्रांसीसियों के अंतर्गत आता है। तो फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र माहे था, माहे पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। और उस समय माहे पर किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। तो जो फ्रांसीसी थे वो भी हैदर अली की तरफ आ गए। फिर आगे क्या होता है, 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में का जो अर्काट था, यानी कर्नाटक का जो नवाब उस समय का था, तो कर्नाटक का जो मुख्य क्षेत्र था, राजधानी अर्काट, वहां पर आक्रमण कर देता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत जो मानी जाती है यहीं से मानी जाती है, 80 से 84 है। ये जो घटना हमने देखी अभी उसकी पृष्ठभूमि तैयार युद्ध की हुई, उसकी चर्चा की थी। 1780 में क्या करता है, हैदर अली अर्काट पर आक्रमण कर देता है और यहीं से जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है जो नींव या युद्ध की नींव जो है पड़ जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है। और इस युद्ध में निजाम और मराठों ने उसका साथ दिया, क्योंकि पहले ही इन तीनों के बीच त्रिगुट की संधि हुई थी, तो इन दोनों ने इसका साथ दिया और उसने अंग्रेजों को पराजित कर दिया और अर्काट पर अधिकार कर लिया। अब अर्काट पर अधिकार किसका हो गया, हैदर अली का। और उस समय अंग्रेजों का के तरफ से जो अधिकारी था वो याद रखिएगा कर्नल बुल्ली था। कर्नल बुली था। तो कर्नल बुली जो है बुरी तरह पराजित हो जाता है और जीत किसकी, कर्नाट पर हो जाती है, सॉरी कर्नाट नहीं, अर्काट पर हैदर अली की। अब आगे क्या होता है, जब इस बात की जानकारी मिलती है मद्रास में, तो वहां का जो उस समय अधिकारी था, यानी कि जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उस समय कौन सा गवर्नर था बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, हैदर अली का मुकाबला करने के लिए किसे भेजता है, आयरकुट को भेजता है। आयरकुट को जो है वो दक्षिण भारत भेजता है, गवर्नर जो बंगाल का है। और ये अपनी कूटनीति से क्या करता है, यानी कि आयरकुट जो है एक कूटनीति चाल चलता है सफलता के लिए, और ये निजाम और मराठा को अपने तरफ कर लेता है। और कैसे करता है, तो ये जो है निजाम और मराठा को नहीं बल्कि सिंधिया को, जो भोसले और सिंधिया था, तो ये निजाम को जो है गुंटूर का क्षेत्र देता है, गुंटूर का क्षेत्र देता है उसके बदले, और सिंधिया को जो है ये भोसले सिंधिया को भी जो है अपनी तरफ कर लेता है और निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर, क्योंकि गुंटूर निजाम पहले किसके पक्ष में थे, हैदर अली के, तो इन्हें कुछ लालच देना पड़ेगा, तो ये क्या करता है गुंटूर का क्षेत्र इसे देता है और निजाम इसकी तरफ होता है।
इसे देता है, और सिंधिया को भी, मराठा को नहीं बल्कि सिंधिया को अपनी तरफ कर लेता है। जो भोसले सिंधिया थे उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। अब फिर 1781 में, हमने 80 की घटना थी, अब 81 में क्या करता है, जो अंग्रेज अधिकारी था आयरकुट, जिसका मतलब जिसके नेतृत्व में युद्ध हो रहा था, उसने हैदर अली और अंग्रेज के बीच, अंग्रेजों का मतलब यहाँ आयरकुट के नेतृत्व में, क्योंकि आयरकुट ही उस समय इस युद्ध का नेतृत्व करता था, तो आयरकुट के नेतृत्व में कई युद्ध होते हैं, जिसमें से एक मुख्य है पोर्टो नोवा का युद्ध। कौन सा? पोर्टो नोवा का युद्ध, और इसमें हैदर अली पराजित हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक दो जगह और पर भी आयरकुट की जो सेना है वो हैदर अली को पराजित कर देती है। और ये सारी घटनाएं 1781 में, याद रखिएगा, 3-4 बार जो है हैदर अली आयरकुट की सेना से पराजित होता है। पुनः फिर क्या होता है, सितंबर 1782 में आयरकुट को हरा देता है। कौन हरा देता है? तो सितंबर 1782 में हैदर अली आयरकुट को हरा देता है फिर से। और लेकिन क्या होता है, अभी युद्ध जो है चलता ही रहता है, तो दिसंबर 1782 में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और युद्ध करते हुए ही, याद रखिएगा, युद्ध करते हुए ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान मैसूर का जो है अगला शासक बनता है। कुछ समय तक टीपू सुल्तान के साथ भी युद्ध चलता रहता है, पर ये युद्ध जो है लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि जब यूरोप की संधि होती है तो फ्रांसीसी जो है इस युद्ध से बाहर हो जाते हैं। किस युद्ध से? यानी आंग्ल जो मैसूर युद्ध हो रहा है उससे, जिस तरफ से यानी हैदर अली या टीपू की सुल्तान की सेना की तरफ से जो फ्रांसीसी साथ दे रहे हैं, यूरोपीय संधि के बाद ये बाहर ही हो जाते हैं। और उसके बाद टीपू सुल्तान क्या करता है, अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है, जिस संधि को हम मंगलौर की संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मंगलौर की संधि के नाम से। तो याद रखिएगा कि मार्च 1784 में दोनों पक्षों ने मंगलौर की संधि कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि 84 में जो है टीपू सुल्तान यूरोपीय संधि में जब फ्रांसीसी इस युद्ध से अलग हो जाते हैं, तो ये क्या होता है कि टीपू सुल्तान भी वापस अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है। और इस संधि में भी क्या होता है, इसे जो है एक दूसरे के क्षेत्र जो है वापस, और यही होता है कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। इसमें मुख्य संधि जो होती है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। बट क्या होता है, युद्ध का कुछ पता नहीं, कभी भी हो सकता है। तो फिर से शुरू होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये चलता है 1790 से 92 के बीच। इसमें क्या होता है, 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम से, क्योंकि निजाम पहले ही अंग्रेजों के पक्ष में तो आ ही गया था घुंटूर देने पर, तो ये क्या करते हैं कि हैदराबाद के निजाम को एक पत्र लिखता है टीपू के खिलाफ युद्ध करने के लिए। कौन? अंग्रेज लिखते हैं। टीपू ने इस संधि, क्योंकि टीपू को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो ये जो 1784 की मंगलौर की संधि हुई है उसके खिलाफ समझता है, क्योंकि वो तो हुई थी संधि में बात की हम दोनों युद्ध नहीं करेंगे। तो जब संधि की बात की पता चलती है कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये उल्लंघन मानता है और 1789 में ये त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। कौन कर देता है? तो टीपू सुल्तान ही शुरुआत करता है, उल्लंघन मानकर 1789 में त्रावणकोर पे ये जो है आक्रमण कर देता है। अब क्या होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर का कारण अगर एकदम स्पष्ट पूछा जाए, मुख्य कारण क्या है, तो वो याद रखिएगा क्या है, टीपू का फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता। जैसे ये निजाम को पत्र लिखे, उसी तरह टीपू ने फ्रांसीसियों से सहायता एक गुप्त समझौता किया, और यही वजह थी इस युद्ध के पृष्ठभूमि। अगर आपसे यह पूछा जाए क्या है, सॉरी पृष्ठभूमि नहीं, तात्कालिक अगर कारण पूछा जाए तो तात्कालिक कारण था टीपू का फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध जो गुप्त समझौता किया, इस वजह से जो है जाकर आगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
3 चरणों में हुआ। याद रखिएगा ये युद्ध जो है 3 चरणों में चला। पहले चरण में क्या होता है, अंग्रेजों का सेनापति उस समय याद रखिएगा जनरल मिडो था। जैसे हर समय कोई अलग अलग होते हैं, हमने पहले देखी कि आयरकुट रहा, कर्नल बुल्ली रहा, तो अब जो था जनरल मिडो। लेकिन इस समय जो सुल्तान था इसकी जो मजबूती थी काफ़ी इतनी अच्छी स्थिति थी, सैन्य स्थिति काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से इस युद्ध में अंग्रेज जीते तो पर उन्हें बहुत सा लाभ कुछ नहीं हुआ, कह सकते हैं कि ज़्यादा सफलता नहीं मिली। क्योंकि उस समय तक क्या किया था टीपू सुल्तान ने, जब टीपू सुल्तान शासक बनता है तो यूरोपीय मॉडल पर अपने सैनिकों को ट्रेंड करता है, और किसकी सहायता से, फ्रांसीसियों की मदद से। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की कि जितने भी यूरोपीय आए थे उसमें सबसे जो है संगठित, प्रशिक्षित और कौशल सेना किसकी थी, ब्रिटिश की। तो इसने यूरोपीय मॉडल पे अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, और किसकी सहायता से की थी, तो याद रखिएगा फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। तो इतना ज़्यादा मजबूती होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता जो है पहले चरण में नहीं मिलती है। फिर क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होते हैं, दिसंबर 1790 में शुरू होता है। यहाँ से ही है क्योंकि 1790 से 92 तक ही मेनली, तो ये जो है शुरू की बात की जा रही है, यानी युद्ध के तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने से पहले की घटना, जिसका नेतृत्व कौन करता है, कॉर्नवालिस। याद रखिएगा हेस्टिंग्स के बाद जो बंगाल का गवर्नर बनता है वो कॉर्नवालिस ही बनता है, और कॉर्नवालिस के बाद बनता है सर जॉन सोर, और उसके बाद आता है आपका अगर मैं कहूँ तो वो आता है वेलेजली, जिसकी सहायक संधि थी। तो तब जब चतुर्थ होगा तो उस समय वेलेजली है, इस बात को याद रखिएगा। तो कॉर्नवालिस ने स्वयं की 1790 में, और 1791 तक उसने बेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया। जब दूसरे चरण में क्या बोलते हैं कॉर्नवालिस आता है युद्ध में, तो वो क्या कहता है, बेलूर और अंबूर पर अधिकार कर लेता है, और ये लोग त्रावण जो क्या बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम है उस पर भी घेरा कर देते हैं, यानी कि जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी वहां पर भी। अब अंग्रेजों ने पुनः जो है हैदराबाद के निजाम और मराठों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर लिया। किस पर आक्रमण कर दिया, श्रीरंगपट्टनम पे, जो क्या थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, यानी मैसूर की जो राजधानी थी उस पर इन लोगों ने जो है आक्रमण कर दिया। संधि करके तीनों आपस में मिल गए, मराठा और निजाम और अंग्रेज एक तरफ हो गए, और टीपू के विरुद्ध जो है ये फिर से आ गए वापस। आगे क्या होता है, फिर से तीसरा चरण स्टार्ट होता है, और टीपू क्या करता है, कोयम्बटूर पर अधिकार करता है। किस पर कर लेता है, कोयम्बटूर पे अधिकार कर लेता है, और 1791 में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और कॉर्नवालिस उस समय भी उस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है था, तो अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस ही कर रहा था। लेकिन कॉर्नवालिस के अतिरिक्त और कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा मिडो जो कि पहले चरण में भी था, उसके बाद स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी जो थे इसमें शामिल थे। यानी जितने भी योग्य अंग्रेज अधिकारी थे इस चरण में शामिल हो गए। अब क्या हुआ, मार्च 1792 में टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्यों होना पड़ा कि इस चरण में जब तीसरा चरण आया तो कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर दी, यानी उसे घेर लिया, और विवश होकर लास्टली टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था कि वो करे क्या। तो उसने लास्टली इस बात को स्वीकार किया, और श्रीरंगपट्टनम की तीसरे में संधि, अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और कई बार प्री एग्जाम में मिलान करने का आ जाएगा, तीनों युद्ध दिए होंगे और तीनों नाम और मिलान, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले में याद रखना है ऐसे मद्रास की संधि, क्योंकि अंग्रेज जो है हैदर अली से हारते हैं तो वो मद्रास की तरफ बढ़ जाते हैं, मद्रास की संधि होती है। द्वितीय में जो होती है मंगलोर की संधि, कि उस समय भी मंगलोर पे जो जीत होता है वो किसकी होती है, हैदर अली की ही हो जाती है। और तृतीय श्रीरंगपट्टनम, इसकी राजधानी को कॉर्नवालिस द्वारा घेर लिया जाता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, तो बाध्य होता है। लेकिन इस संधि के अंतर्गत
टीपू सुल्तान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्या क्या? इसे अपने राज्य का लगभग आधा भाग जो है अंग्रेजों, मराठों और निजाम को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? यहाँ देखिए, जब अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ संधि की थी तो इसने एक बात पे संधि की थी कि हम जितना भी भाग जीतेंगे वो तीनों में बराबर बराबर बांट लेंगे। इसी बात पे निजाम और मराठा अंग्रेजों का साथ दिए थे कि हम जितने भाग को जीतेंगे उन सबको तीनों बराबर हिस्से में बांट लेंगे। इसीलिए इसे क्या है, तीनों को देना पड़ा। और इसमें अंग्रेजों को कौन कौन सा क्षेत्र मिला? तो बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार। वहीं डिंडीगुल जहां पर आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किसने किया था? हैदर अली ने। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला। तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, उस नदी के उत्तर का भाग मिला। और निजाम को क्या मिला? पेन्नार से कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो निजाम को दिया गया। तो ये बात याद रखिएगा, इन तीनों को जो है उस भाग में। इसके अतिरिक्त टीपू को क्या क्या देना पड़ा? तो याद रखिएगा, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ जो है हर्जाना देना पड़ा। और इसके अलावा टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र को बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र को बंधक बना लिया और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ हर्जाना किस देना पड़ा? कौन दिया? टीपू को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ जो है हर्जाना के रूप में भी देना पड़ा और टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को बंधक बना लिया गया। तो ये सारी चीजें जो है इस युद्ध में टीपू सुल्तान को हारना पड़ा। इसके बाद भी युद्ध नहीं खत्म हुआ और फिर से शुरू हुआ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसमें देखते हैं कि इसकी वजह क्या थी। तो टीपू सुल्तान जो था संधि से असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसका बहुत कुछ खो गया था, बहुत बड़ा भूभाग चला गया था, उसके बेटे बंधक बन गए थे, उसे क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी थी। तो वो ऑलरेडी जो था असंतुष्ट था। उसके अलावा अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा, क्योंकि धीरे धीरे जीत मिलती जा रही थी, इनकी इच्छाएं पूरी हो रही थी। उधर बंगाल पे किया, अब इधर आ गए, तो जो राजनीतिक इनकी लालसा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, ये कहीं ना कहीं एक वजह थी चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के होने का। तो ये युद्ध शुरू होता है तो टीपू क्या करता है? सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना शुरू करता है। अब टीपू के पास कोई चारा नहीं है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना शुरू करता है और ये नेपोलियन को भेजता है पत्र। और नेपोलियन के अतिरिक्त अरब को, कस्तुनतुनिया को, अफगानिस्तान को, मॉरिशस के शासकों को पत्र भेजकर मदद की मांग करता है। कौन करता है? टीपू सुल्तान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अब लेता है। और फिर क्या होता है? अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पत्ती पर उन्हें प्रशिक्षित किया। क्योंकि यूरोपीय मॉडल पे इसने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया था, तो पुनः इस युद्ध के लिए वो फिर से अपने सेना को संगठित करता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है फ्रांसीसी मॉडल पे, उन्हें कौशल कुशल बनाता है कि ताकि वो युद्ध में जो है जीत सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस युद्ध में जीत नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखिए ये बात है कि इसके पिता की भी मृत्यु जो है युद्ध में अपने क्या बोलते हैं शासन के लिए लड़ते हुए, और टीपू सुल्तान की भी जो मृत्यु होती है अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए होती है। अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से इस बात पे, देखिए ये बड़े चालाक थे अंग्रेज, इन्हें पता था कि उस समय जो आसपास के जो क्षेत्रों में थे वो मराठा और निजाम की ही सेना मजबूत थी, तो ये अक्सर संधि कर लेते थे। और संधि में क्या होता था? इनके पास मजबूत ऑलरेडी ब्रिटिश की जो सेना थी वो
कौशल, प्रशिक्षित और सबसे अच्छी थी। और उसके अलावा इन्हें मराठा और निजामों का सहयोग मिल जाता था, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे अंदरूनी जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, यानी जो कमजोरियां होती हैं उनके बारे में पता होता है। तो ये क्या कर लेता है, पुनः संधि करता है, और इसमें भी यही बात रखता है कि युद्ध से प्राप्त लाभ को हम तीनों के बीच बराबर बराबर बांट लेंगे। देखिए कितनी चालाकी करता है। इस बार अंग्रेजों की तरफ से जो था वो था आर्थर वेलेस्ली, ये ज है वेलेस्ली, जिसकी सहायक संधि, क्योंकि अब तक कौन बंगाल का गवर्नर बन गया था वो याद रखिएगा, वेलेस्ली बन गया था। वेलेस्ली था, उसके अतिरिक्त हैरिस और स्टुअर्ट भी मुख्य सेनापति थे। ये दोनों अलग होगा, टाइपिंग एरर है। तो आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट जो है मुख्य सेनापति के रूप में अंग्रेजों से थे। मई 1799 में टीपू युद्ध में मारा जाता है और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार, यानी कि जो उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उस पे अब किसका अधिकार हो जाता है, वो हो जाता है अंग्रेजों का, और टीपू सुल्तान जो है युद्ध में मारा जाता है। और यहीं से कहीं ना कहीं जो मैसूर राज्य में जो है इस्लाम का जो है अंत भी माना जाता है। टीपू की मृत्यु के पश्चात मैसूर से जो है इस्लाम का अंत माना जाता है, और पुनः जो है वाडेयार वंश का ही शासक जो है उसे वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और उसके साथ सहायक संधि कर ली जाती है। सहायक संधि के बारे में विस्तार में हम अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये एक संधि थी जिसके तहत कोई भी राजा जो इससे संधि करता था, यानी सहायक संधि, तो उसे अपने शत्रु जो देश थे, शत्रु थे, उसे शरण नहीं दे सकता था, किसी के साथ बिना अंग्रेजों के अनुमति के युद्ध नहीं कर सकता था, और उसके यहाँ जो सेना रखी जाती थी संरक्षण के लिए, वो खर्च तो भले ही वहाँ का राजा देता था, पर किसकी होती थी, वो अंग्रेजों की होती थी। तो ये सब कुछ जो है सहायक संधि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी बहुत विस्तार से हम अपनी आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। अब इसके पश्चात होता क्या है मैसूर की स्थिति, तो मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वहां इस्लामिक राज्य का अंत माना जाता है, और टीपू का जो परिवार था वो पेंशन पे चला जाता है, कहां, वेल्लोर में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण कर लेते हैं, और पुराने जो वाडेयार वंश थे, जिसपे पहले नंदराज और उसके भाई का शक्तिशाली वो जो क्या बोलते हैं शासन था, उसी के वंश के कृष्णराज द्वितीय, कौन थे, कृष्णराज द्वितीय को राजा घोषित कर लेते हैं, और उसके साथ सहायक संधि कर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं भले ही राजा वो है, पर उसे कोई भी कार्य करने से पहले अंग्रेजों की अनुमति लेनी आवश्यक थी। अब क्या होता है, अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा, श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग प्राप्त हो जाते हैं। अंग्रेजों को उस समय क्या क्या, कोयम्बटूर, जिस पर कि कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान का ही था, श्रीरंगपट्टनम जो कि उसकी राजधानी ही थी वहां पर, और निजाम को क्या मिलता है, गुटी, वहीं गुंटूर का क्षेत्र, गुरमकोंडा और चितलदुर्ग के कुछ भाग प्राप्त होते हैं। लेकिन इन तीनों के बीच ये संधि हुई थी कि हम बराबर बराबर हिस्से लेंगे, तो मराठों को सुंदा और हारपोनेली का प्रस्ताव रखा गया कि आप जो है मराठों से कहते हैं ये कि तुम सुंदा और हारपोनेली का क्षेत्र ले लो, पर मराठा मना कर देता है, क्या करता है, वो अस्वीकार कर देता है, और फिर ये दोनों क्या करते हैं, अंग्रेज और निजाम इसे भी आधा आधा रख लेते हैं, क्योंकि मराठा जो है असंतुष्ट होता है और वो लेने से मना कर देता है। तो ये फिर पुनः क्या है, दोनों आधा आधा इस क्षेत्र को भी ले लेते हैं। तो अब तक हमने चारों जो है द्वैत शासन के बारे में चर्चा की, उसके प्रभाव क्या पड़े, फिर हमने उसके बाद मैसूर में जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उन सब की एक एक कर चर्चा भी की, उनमें कौन सी संधियाँ हुई, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सब की एक एक चर्चा की। अब हम थोड़ी सी चर्चा टीपू सुल्तान के बारे में करते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान एक महान शासक था मैसूर का। तो अब कुछ जो बातें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का जो जन्म हुआ था नवंबर 1750 में, और इसकी माता का नाम फातिमा था, क्योंकि पिता तो आप सभी जानते हैं हैदर अली ही था। इसे अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ आदि भाषा का ज्ञानी था, यानी मैं ये सभी भाषाओं का जो था ज्ञानी था।
इसने नई मुद्रा शुरू की थी, नई माप तौल की इकाई भी शुरू की थी और नवीन संवत यानी कि कैलेंडर का प्रचलन किया था। एक नए जो है कैलेंडर का प्रचलन किया था। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। वो कहता था कि जो आर्थिक रूप से जब कोई मजबूत होगा तो उसकी सैन्य शक्ति जो होगी वो बहुत मजबूत होगी, क्योंकि हम आधुनिक हथियारों का यूज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे जो है सेना रख सकते हैं, सेना पे बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए वो आर्थिक इस शक्ति को ही क्या बोलता था कि सैनिक शक्ति की मजबूती मानता था। अपनी सेना को इसने यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया और किसके द्वारा प्रशिक्षित किया, तो ये फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा अपने सेना को ट्रेन किया। टीपू अपने पिता हैदर अली के विपरीत था और बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके पिता जो थे शाही उपाधि धारण किए थे, पर ये अपने पिता के विपरीत बादशाह की और अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए थे। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में कई शासकों ने अपने नाम के सिक्के, तो उसी तरह इसने भी अपने सिक्के जारी करवाए थे। इसके अलावा आधुनिक उद्योगों के पर बल देता था। जो आधुनिक उद्योग थे उस पे बल देता था, क्योंकि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी संरक्षण था, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका बहुत बड़ा संरक्षक था। तो इसलिए ये हमेशा आधुनिक जो है उद्योग इन सब पर ज़्यादा बल देता था। उसने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन भी शुरू करवाया, यानी कि वहाँ पर रेशम के उत्पादन को शुरू करवाया। इसके अलावा 1796 में उसने क्या किया कि नौकाधिकरण नौसेना बोर्ड गठित किया। क्या किया? नौकाधिकरण, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, सीप से संबंधित जो नाव होती है, जो जाते हैं जहाज पानी के बड़े बड़े, उससे संबंधित एक बोर्ड गठित करता है। और उसके बाद मंगलौर, वजीदाबाद और मोलिदाबाद तीनों जगह पे जो है डॉकयार्ड की स्थापना। डॉकयार्ड आप समझते हैं, जहां पर आके जो जहाजें रुकती हैं पानी की, उसे हम डॉकयार्ड कहते हैं। तो उसकी स्थापना करता है या निर्माण करवाता है। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। किससे था? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जो 1789 से लेकर 99 तक चली थी, उससे प्रभावित था। और इसने 1797 में अपनी राजधानी, यानी कि किसकी बात की जा रही है, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। किसकी की? जैकोबिन क्लब की। और श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में ही स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए। टीपू अपने व्यक्तिगत धर्म के मामले में रूढ़िवादी था, यानी इस्लाम जो था उसके प्रति रूढ़िवादी था। और इसने जो हिंदू कुर्ग थे और नायर जो थे, दक्षिण भारत में आपने नायर के बारे में पढ़ा होगा, तो इनका दमन कराया था, नायरों का। इसके अलावा इसने पालकी के इस्तेमाल को बंद कराया था। पालकी आप समझ रहे हैं, जो डोली होता था, क्योंकि ये सिर्फ बोलता था कि पालकी का उपयोग वो लोग करें, एक तो महिलाएं और एक जो विकलांग यानी जो दिव्यांग लोग हैं, सिर्फ वही जो है पालकी का यूज करें। अच्छे लोग पालकी का यूज नहीं करें, जो खुद से चल कर कहीं आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसको सामंतवाद के समय पूंजीवादी विकास के प्रारंभ करने का भी श्रेय दिया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो सब जो कार्य था वो सामंती समाज था। तो उस समय इसे पूंजीवादी विकास का प्रारंभ करने का श्रेय भी किसे देते हैं? टीपू सुल्तान को। केरल में इसने महलों को विजिट करने के लिए मंदिरों को नष्ट करवाया था, क्योंकि ये इस्लाम से था, तो इसने मंदिरों को नष्ट करवाया था। आप कई बार पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो मुस्लिम शासक हैं उन्होंने भारत में कई मंदिरों को नष्ट करवाया था, इसने भी करवाया था। लेकिन उसके अतिरिक्त श्रृंगेरी में ये नहीं होगा, याद रखिएगा, श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए और देवी शारदा की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन भी प्रदान किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसने नष्ट ही करवाए या ये हिंदुओं से इतना नफरत करता था, बल्कि इसने श्रृंगेरी मंदिर और शारदा के मूर्ति स्थापित करने के लिए भी जो है धन दान दिए थे। इसके अलावा जमींदारी व्यवस्था, आप जानते हैं जमींदारी व्यवस्था जो शुरू हुई थी कर्नवालिस के समय 1773 में, जिसे शुरू में तो कुछ वर्षों के लिए ही 70 में था, तो 73 से जाकर फिर क्या होगा, इसे अस्थायी रूप से कर दिया गया। तो जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी में क्या होता है, जिसमें किसान मालिक होते हैं। जमींदारी व्यवस्था में क्या होता है, जमींदार मालिक होता है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है किसान मालिक होता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया
और कर मुक्त भूमि, याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में भी कर मुक्त भूमि को इनाम कहा जाता था। तो कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर लिया जो जिसपे कर नहीं लगते थे, और पॉलीगरों के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। जो केरल में पॉलीगर थे, एक पॉलीगर विद्रोह भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, पॉलीगरों से संबंधित था केरल के, तो वहां पर ये जो है अधिकार कर लेता दक्षिण भारत के पॉलीगर जो थे। तो यहाँ तक आज की क्लास में हमने चारों जो है मैसूर युद्ध की विस्तार से चर्चा कर ली, साथ ही साथ टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ जानकारियां और द्वैत शासन के बारे में। एक बात और भी मैं बता दूं, वेलेजली जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर जब हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जो था वेलेजली था, तो इसलिए वेलेजली को चतुर्थ आंग्ल मैसूर जीतने के लिए उसे मर्किश की उपाधि दी गई थी। मर्क्विस की उपाधि जो है वो दी गई थी किसे? वेलेजली को। याद रखिएगा एक बात, मान लीजिए कभी पूछ दे आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात उपाधि दी गई थी। तो ये हमने आज की क्लास में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके भी चर्चा कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसके बाद की जो भी घटनाएं होंगी, मेनली कल की क्लास में हम जो मराठाओं के साथ अंग्रेजों की संधि है उन सब की चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही मन लगाकर आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।